Good morning to everybody in the class of income tax, and I welcome you all on behalf of Education Express channel. And today we are proceeding to the end of the topic, and that is why we are taking up question number 9th and 10th, the last one. 10वां क्वेश्चन इसमें अंतिम प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों को ले रहे हैं और दोनों ही प्रश्न यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये समझने में सुविधा रहेगी कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आइए बात करते हैं 9th क्वेश्चन पर। और 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री रमेश की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। उसे प्रतिभूतियों के ब्याज एवं लाभांश के रूप में निम्न राशियां गत वर्ष में प्राप्त हुई हैं। राशियां प्राप्त हुई हैं, आय प्राप्त नहीं हुई है। इस शब्द का ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आधार पर आगे ग्रोसअप करना या नहीं करना की बात निर्भर करेगी। इसलिए क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए कि किन शब्दों का उपयोग किया गया है। यहाँ राशि शब्द लिखा गया, आय नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रहे। ओके, कम ऑन। फर्स्ट इसमें दे रखा है टैक्स फ्री डिबेंचर्स LIC के हैं, क्योंकि राशि दी गई है तो इसे ग्रोसअप करना है 18,000 रुपये को, और 18,000 का 10% जो भी होगा 18,000 रुपये का 100/90 जो अमाउंट आएगा वो ग्रोसअप करेंगे। तो फिर 9,000 फ्रॉम इम्प्रूवमेंट डिवेंचर्स, ये भी ग्रोसअप होगा। फिर 3,200 पाकिस्तान गवर्नमेंट का लोन मिला है, क्योंकि ये फॉरेन गवर्नमेंट है तो उसकी TDS के रेट हमें मालूम नहीं होती। TDS वहाँ नहीं हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट अलग है, उनकी गवर्नमेंट अलग है। तो जो भी 3,200 रुपये जो को जो अमाउंट रहेगा इसमें नेट अमाउंट में भी। फिर कहता 450 फ्रॉम डिवेंचर्स ऑफ बीकानेर आयरन वर्क्स। आयरन वर्क्स के डिवेंचर्स हैं और ये क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और इसके 450 के डिवेंचर्स को हमें ग्रोसअप करना है। फिर ₹400 फ्रॉम डिवेंचर ऑफ ग्वालियर रेंज टैक्स लेना, इसका कितना और ग्रोसअप करना होगा कि नहीं करना होगा, ये आगे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सूचित है असूचित है, क्या उसमें देखते हैं क्या वो कहता है वो। फिर कहता है 3,000 10% रिलीफ बॉन्ड। रिलीफ बॉन्ड आपको पेज नंबर बताया था 571 पर ये लिखा हुआ है कि इन संस्थाओं के बॉन्ड कर मुक्त होते हैं, नॉट टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं होता, तो नील होगा उस पर टैक्स। फिर 4,475 रुपये प्रेफरेंस शेयर सेंचुरी मिल्स के, ये डिविडेंड है और सेंचुरी मिल्स इंडियन कंपनी है और आप जानते हैं कि इंडियन कंपनी से प्राप्त डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता है, नील हो जाएगा। फिर कहता है उसके बाद ₹1790 फ्रॉम इक्विटी शेयर ऑफ JCT लिमिटेड, जगजीत सिंह कॉटन टेक्सटाइल लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ये भी डिविडेंड है और क्योंकि इंडियन कंपनी है तो इसके डिविडेंड भी कर मुक्त होंगे, नो इनकम, नील होगी। आगे कहता है ₹2,200 फ्रॉम डिवेंचर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अमाउंट कैलकुलेट इनकम दे रखी है, आपको जोड़ना है इसमें। फिर लास्ट दे रहा है ₹6,000 फ्रॉम 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, और फिर 571 पेज के नंबर का रेफरेंस ध्यान रखिएगा, ये भी कर मुक्त है, नील हो जाएगी इसकी इनकम। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट पैराग्राफ। बीकानेर आयरन वर्क्स को छोड़कर, और ऊपर दे रखा बीकानेर आयरन वर्क्स 4थे नंबर पर, उसकी बात कर रहा है। सभी कंपनियों में जनता का सार्वजन हित है, बीकानेर वाली में सार्वजन हित नहीं है और सार्वजन हित नहीं होने की वजह से उसे ग्रोसअप किया जाएगा। उसमें जनता का सार्वजन हित नहीं है, बाकी में जनता का सार्वजन हित है, तो उसे ग्रोसअप करेंगे बीकानेर वाले को, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे।
आगे कहता है तथा वे भारत में मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर सूचित भी हैं और सारे ऋण पत्र जो हैं वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर लिस्टेड हैं। तो लिस्टेड हैं तो इसको भी हमें जो ये डिबेंचर्स है ना वो आपको ग्रॉसअप करना ही है बीकानेर वाला। फिर आगे कहता है ये सभी कंपनियां लाभांश में ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा करती हैं। बैंक ब्याज एवं लाभांश वसूली पर 2% कमीशन लेता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा एवं भुगतान मई 2019 में किया गया है, जबकि समता अंशों पर लाभांश की घोषणा एवं भुगतान जून 2019 में किया गया था। ऋण पत्रों पर ब्याज प्रत्येक दशा में 1 सितंबर एवं 1 मार्च को प्राप्त होता है। ठीक है, चलें ओके। तो क्योंकि बैंक कमीशन भी हमें कैलकुलेट करना, तो 2 कॉलम बना लें, एक ग्रॉस के लिए भी और एक नेट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9। पहला कॉलम ग्रॉस और दूसरा कॉलम नेट का। नेट के कॉलम पर बैंक पर कमीशन ज्ञात किया जाएगा, ध्यान रखें। ओके, फर्स्ट 18,000 रुपये के LIC के डिबेंचर्स हैं। LIC डिबेंचर्स और ये हैं टैक्स फ्री, इसलिए ग्रॉसअप करेंगे 18,000 इंटू 100/90, बोलिएगा 20,000 रुपये ग्रॉस अमाउंट और नेट में होगा 18,000 रुपये। इस तरह से लिया जाए। सेकंड, चले आगे। 9,000 रुपये की इनकम हो रही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिबेंचर से। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स ग्रॉसअप करें इसे भी। ये है 9,000 इंटू 100/90, 10,000 ग्रॉस में लिखें, 9,000 नेट में लिखें। थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, लोन फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट। ब्रैकेट में लिखें नो TDS, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट है, उसका हमें पता नहीं TDS होता है नहीं होता, क्या नियम उनके हमें जानकारी नहीं है। तो ये है 3,200 रुपये, दोनों में, ग्रॉस में भी और नेट में भी। नेक्स्ट, डिबेंचर्स ऑफ बीकानेर आयरन वर्क्स, और इसमें जनता का साधारण हित है। बीकानेर आयरन वर्क्स को छोड़कर ना, इसमें जनता का साधारण हित नहीं है। फोर्थ, डिबेंचर्स ऑफ बीकानेर आयरन वर्क्स ग्रॉसअप और 450 इंटू 100/90, 500 ग्रॉस अमाउंट, 450 नेट अमाउंट। फिफ्थ पॉइंट, चलें आगे भाई। फिफ्थ पॉइंट, 400 फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ ग्वालियर रेंज। ओके, डिबेंचर्स ऑफ ग्वालियर रेंज
नीचे उसने रखा है लिस्टेड है, ध्यान रहे, नो ग्रॉस अप, ब्रैकेट में लिखते हैं नो ग्रॉस अप क्योंकि लिस्टेड है। बम्बई स्कंद वो क्या विनिमय एक्सचेंज में लिस्टेड दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तथा वे भारत में मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर सूचित भी हैं। तो 400 आपका है इसमें ग्रॉस भी और नेट भी। नो ग्रॉस अप लिख दे ब्रैकेट में, नो TDS, इस पे TDS नहीं होगा। 6th पॉइंट, चलो आगे। 10% रिलीफ बॉन्ड्स, 10% रिलीफ बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, दोनों कॉलम में नील, ग्रॉस में भी नील और नेट में भी नील। 7th प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है सेंचुरी मिल्स के, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑफ सेंचुरी मिल्स। इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड, भारतीय कंपनी है इसलिए डिविडेंड इसका एग्जेम्प्टेड होगा। फॉरेन कंपनियों से जुड़ जाता, नील दोनों कॉलम में। नेक्स्ट इक्विटी शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ JCT जगजीत सिंह कॉटन टेक्सटाइल लिमिटेड इंडियन कंपनी है, लिखे इंडियन कंपनी एंड एग्जेम्प्टेड, ये भी नील। मैं इस तरफ ले रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट 9th, ये ग्रॉस, ये नेट। हाँ सर, ₹2,200 income of dividend, sorry, debentures, income of interest on debentures of cooperative society, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं ये 2200 के, कोऑपरेटिव डिबेंचर से नो TDS कोऑपरेटिव का है, तो नेट में भी 2200। नेक्स्ट एंड लास्ट 10th 7% कैपिटल बॉन्ड्स, एग्जेम्प्टेड। ये पेज नंबर 571 पर लिस्ट दे रखी, उसमें नाम है इसका नील। बोलिए आगे क्या कहता है इसके बाद, बस कमीशन है। ओके, ग्रॉस टोटल, पहले ग्रॉस कॉलम कर लें टोटल। या नेट का ले लें पहले ताकि बैंक कमीशन कैलकुलेट कर सके। पहले नेट का ले लो। 2200 प्लस 400 450 3200 और 9000 प्लस 18000 33250 33,250। ओके, इस पे कमीशन लेना भी। ग्रॉस का टोटल लिखें।
36,300 करेक्ट है? Yes, sir. ओके, लेस डिडक्शंस 2% बैंक कमीशन 33,250 का 2% लें 665 ग्रॉस में से घटाएं इसको ग्रॉस में से घटाएं और लिखें टैक्सेबल इनकम सर 35,635 चेक करो तो 35 फुल सही है सर 635 ये उत्तर हो गया आपका। ये टैक्सेबल इनकम हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन सिक्योरिटीज़ के हैं किए जाते हैं। तो उनमें यदि बैंक कमीशन आ जाए तो 2 कॉलम बनाकर चलिए ताकि बाद में आपको कठिनाई नहीं हो, जिसमें ढूंढना पड़ेगा फिगर बैंक कमीशन के लिए किस राशि पर के बैंक कमीशन 2% 3% कैलकुलेट किया जाए, वो फिर हर एक बार ढूंढना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि 2 कॉलम बना लें। एक वो कॉलम जो ग्रॉस कहलाता है इनकम के लिए, दूसरा कॉलम नेट के लिए जिस पर बैंक कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। उस बैंक कमीशन को इनकम के जो कि ग्रॉस का कॉलम है उसमें से घटाया जाता है और बाकी की इनकम मानी जाएगी। ये नेट कॉलम इस काम के लिए नहीं होता है इनकम जानने के लिए, ये तो केवल बैंक कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सावधानी के लिए हम बना लेते हैं। आप चाहें तो ना बनाएं, अलग से उसको नोट करते चले जाएं और उस पर बैंक कमीशन कैलकुलेट कर लें। ये सभी कर सकते हैं आप चाहें तो, उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। ये अपनी अपनी सुविधा की बात है, जैसा सुविधाजनक लगे तो करें अथवा नहीं कर सकते। इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और वो होता है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, दैट इज़ द 10th क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमें नेक्स्ट डे नए टॉपिक से शुरुआत करनी होगी। ध्यान रहे। ओके, तो शुरू कर सकते हैं 10th क्वेश्चन। कम ऑन। श्री रामचंद्र के पास 1 अप्रैल 2019 को निम्न विनियोग थे। फर्स्ट है 10.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन है, फिर 17% डिवेंचर्स ऑफ बिरला शुगर मिल्स लिमिटेड लिस्टेड है। ध्यान रहे इस चीज़ का, इसलिए ग्रोसअप नहीं किया जाएगा, नो TDS। फिर के बाद कहता है 15,000 12% टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ जावरा शुगर मिल्स लिमिटेड अनलिस्टेड है। ध्यान रखिएगा, तो इसको हमें ग्रोसअप करना पड़ेगा, अनलिस्टेड है। 8,000 12% टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी, इसका जो है आपका टैक्स फ्री डिवेंचर्स है ये, तो इसे ग्रोसअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है ₹10,000 10% टैक्स फ्री कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, उसको हमें ग्रोसअप करना पड़ेगा, टैक्स फ्री है ये भी। फिर उसके बाद 15,000 6% डिवेंचर्स ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये आपका डिवेंचर्स है, तो ये गवर्नमेंट का है, इस पर TDS नहीं होता है। फिर उसके बाद कहता है ये आपके नेक्स्ट 40,000 14% बॉन्ड्स ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 5,600 का है, इस पर नो TDS क्योंकि गवर्नमेंट का है, नो, इस पर TDS नहीं होगा।
फिर 8th पॉइंट है ₹20,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू। ओके, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहता है 16/4/2019 को राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन के परिपक्व होने पर मैच्योरिटी पर 30,322 रुपये प्राप्त हुए। आयकर के उद्देश्यों के लिए इन पर ब्याज प्रतिवर्ष उपार्जित माना जाता है। 100 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 12.11% ब्याज निकालना पड़ेगा अलग से, और मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा वो नेट अमाउंट में जाएगा। ध्यान रहे, ब्याज का अलग कैलकुलेशन होगा, नेट अमाउंट जो मैच्योरिटी पे मिल रहा है उसका कैलकुलेशन अलग किया जाएगा। आगे ये कहता है कि उन्होंने 1 सितंबर 2019 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऋण पत्र 16,000 रुपये में ब्याज सहित बेच दिए। ओहो, और ये है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है पॉइंट नंबर 6 पॉइंट पर देखें, 15,016% डिबेंचर ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो उस पर जो आप ब्याज लेंगे वो 1 सितंबर को ब्याज सहित बेच दिया, और ब्याज ड्यू हो रहा है। ड्यू डेट ब्याज की क्या दे रहा है, ये 1 सितंबर को बेच दिया, तो इसका मतलब हुआ है कि सितंबर में ब्याज हुआ, इसको बेचा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने का ब्याज ही आपको लेना है। सितंबर में बेच दिया, ब्याज की ड्यू डेट इसने आगे दे रहा है। चलिए लास्ट पैराग्राफ में दे रहा है, समस्त प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा 1 अगस्त और 1 फरवरी को किया जाता है। तो ब्याज ड्यू हो रहा है 1 अगस्त को और 1 फरवरी को, तो 6 महीने का ब्याज तो इसको अगस्त में मिल गया, अर्थात 1 अगस्त 2019 को 6 महीने का ब्याज प्राप्त हो गया। 1 सितंबर को इसने फिर सिक्योरिटी को डिबेंचर जो हैं उनको बेच दिया, और बेचा भी तो ब्याज सहित। जो अगला ब्याज होगा जो 1 फरवरी 2020 को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये बनती है कि इन डिबेंचर्स पर जो हाउसिंग बोर्ड के हैं केवल 6 महीने का ब्याज ही ज्ञात करना है। ध्यान रहे इसका, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ब्याज की डेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ट्रांजैक्शन किस डेट को किया गया ये ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांजैक्शन हुआ 1 सितंबर को, ब्याज का ड्यू होना है 1 अगस्त 2019 को और फिर 1 फरवरी 2020 को, 2 बार ड्यू हो रहा साल में। तो ट्रांजैक्शन होने से पहले ब्याज प्राप्त हो चुका है 1 अगस्त 2019 को 6 महीने का ब्याज, क्योंकि ब्याज हर 6 महीने में होता है, ये बता रहा है। अगला ब्याज मिलेगा 1 फरवरी 2020 को, उससे पहले 1 सितंबर 2019 को उसने इन हाउसिंग बोर्ड के डिबेंचर्स को बेच दिया, और बेचा भी ब्याज सहित, ब्याज भी बेच दिया उसका। हाँ, यदि ब्याज रहित बेचता तो फिर 6 महीने का ब्याज और हमें मिलता, उसको हम इनकम में जोड़ देते। बात समझ में आ रही है? ओके, हाँ जी। आगे कहता है ऋण पत्र क्या है, हाँ, ब्याज सहित बेच दिए तथा, मतलब 1 सितंबर की बात कर रहा है, 25,000 रुपये का मध्य प्रदेश सरकार का 12% ऋण उसी दिन ब्याज सहित 24,800 रुपये में खरीद लिया। फिर कॉम्प्लिकेशन आ गया, फिर उसको बेच करके, डिबेंचर्स को बेच करके उसने मध्य प्रदेश सरकार के 12% वाले लोन खरीद लिए, 1 सितंबर 2019 को खरीद लिए। परंतु ये जो खरीदारी हुई है वो हुई है ब्याज रहित। अब फिर वापस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा वापस। ब्याज ड्यू हो रहा है 1 अगस्त 2019 को, दूसरा ब्याज ड्यू हो रहा है 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ 1 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के ऋण का,
तो इसका मतलब 1 अगस्त का ब्याज हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी हमारे पास थी ही नहीं। हमने खरीदी उसको 1 सितंबर को, हमारे पास थी नहीं, तो ये ब्याज तो मिलेगा नहीं आपको क्योंकि थी नहीं हमारे पास। अब ब्याज आता है 1 फरवरी 2020 को, ये ब्याज हमें मिलना चाहिए परंतु ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो सिक्योरिटी एमपी गवर्नमेंट का जो 12% लोन है वो ब्याज रहित खरीदा है। चेक कर लीजिएगा। लिखा है ब्याज रहित उसी दिन। तथा 25,000 रुपये का मध्य प्रदेश सरकार का ऋण 12% वाला उसी दिन ब्याज रहित 24,800 रुपये में खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एमपी गवर्नमेंट का 12% जो लोन हमने परचेज किया है उसका कोई प्रभाव इनकम पर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं। बात समझ में आ गई? देखिए इस तरह के ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चन में इनमें। ओके, फिर आगे क्या कहता है ये, क्रय विक्रय पर दलाली वगैरह का खर्च 400 रुपये हुआ, वो हम कंसीडर करते नहीं हैं, इसलिए ये बेकार की बात है, केवल आपको भ्रम में रखने के लिए दिया है। इसके लिए उसने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये 13% वार्षिक ब्याज पर उधार लिए जो उसने स्त्री धन में से दिए, और पत्नी इस सिक्योरिटी को एमपी का लोन खरीदने के लिए उसने अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से ऋण लिया है और ऋण पर 13% ब्याज देना है एक वार्षिक। दूसरी बात यह है कि जो पत्नी ने ऋण दिया है वो स्त्री धन में से दिया है। स्त्री धन वो धन होता है जो किसी महिला की व्यक्तिगत संपत्ति है और उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पति हो, चाहे मैके के पक्ष के माता पिता भाई बहन इत्यादि हों, या ससुराल पक्ष के सास ससुर देवर जेठानी जो भी हों, कोई भी, इनका किसी का कोई हक नहीं। इवन पति का नहीं है तो दूसरे का हक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ऋण ये माना जाएगा कि जिस प्रकार से हम दूसरी आउटसाइड पार्टी से लोन लेते हैं उसी प्रकार का ये लोन है, और इसलिए 13% की जो ब्याज दर है वार्षिक, उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। परंतु ध्यान रहे ब्याज की गणना करनी पड़ेगी जिस तिथि को लोन लिया है। लोन किस तिथि को लिया माना जाएगा? जिस तिथि को सिक्योरिटी खरीदी है। तो एमपी गवर्नमेंट का 12% लोन हमने 1 सितंबर 2019 को लिया है, तो 1 सितंबर से 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितनी अवधि, कितने महीने होते हैं, उतने महीने का ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ये पूरे प्रश्न की कहानी है। समझ में आ गई? चलें आगे। कम ऑन, प्रश्न समझ में आया ना? बैंक कमीशन भी है क्या इसमें? चेक कर लो भाई। हाँ, बैंक कमीशन भी है, तो 2 अमाउंट कॉलम बना लें, ग्रॉस और नेट। आइए 1 by 1। फर्स्ट, %10.5 गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। बोलो 20,000 का 10.5% बोलिए। नो TDS, 2100। कोई TDS नहीं होगा तो ग्रॉस अप नहीं होगा। 2100 ग्रॉस में भी और नेट में भी गवर्नमेंट का लोन है। सेकंड पॉइंट, 17% डिवेंचर्स ऑफ बिरला शुगर मिल्स, ये लिस्टेड है। लिस्टेड है तो नो TDS। नो TDS मीन्स नो ग्रॉस अप।
कितना 1700 रुपये। यस सर। तो दोनों कॉलम में 1700, ग्रॉस में भी और नेट में भी। थर्ड पॉइंट, 15,000 12% टैक्स फ्री आ गया, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 12% डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिखें टैक्स फ्री, जावरा शुगर मिल्स, हाँ जी लीजिए 15,000 का 12%, बोलिए 1800। 12% है 10% है? 12%। 12% है भाई। जी सर 1800। ग्रॉस अप 1800 इंटू 100/90, 2000। यस सर। ग्रॉस में 2000, नेट में 1800। ठीक है, कम ऑन। फोर्थ पॉइंट, 12% अगेन टैक्स फ्री आ रहा है, ग्रॉस अप होगा 12% टैक्स फ्री, डिबेंचर्स ऑफ जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी, ये है 8,000 इंटू 12% बोलो, 12×96 960, 960 इंटू 100/90, ग्रॉस अप है। बोलिए 10667। तो 1067 कर देते हैं, ग्रॉस में 1067, नेट में 960। ओके, बोलो भाई, हाँ सर। चले आगे, कम ऑन। फिफ्थ पॉइंट, 10% अगेन टैक्स फ्री आ रहा है, 10% टैक्स फ्री, कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, लीजिए 10,000 का 10%, 1,000 रुपये, ग्रॉस अप करें, 100/90, बोलिए सर 1111 111 1111, और ये नेट में आ जाएगा 1,000, ग्रॉस अप में 1111 आएगा और नेट में 1,000। सिक्स्थ पॉइंट, ये कहता है 16% डिबेंचर्स राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ओके, 16% है प्लीज़, 16% डिबेंचर्स ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और ज़रा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने कहा है कि इनको बेच दिया है। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऋण पत्र 16,000 रुपये में बेच दिए हैं, ब्याज सहित, ध्यान रहे, और ब्याज सहित बेचा है तो हमें आपको 6 महीने का ब्याज लेना, वर्किंग नोट में लिख लें। $16 डिबेंचर्स ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड sold on
1/9/2019 कम इंटरेस्ट ब्याज सहित हेंस इसलिए इंटरेस्ट ड्यू ऑन, ये ड्यू हो रहा है 1 अगस्त को, 1/8/19 इज एन इनकम फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने की इनकम मानेंगे, या माने क्या होगी, और वो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है कितना भाई, 15,000 का, 15,000 इंटू 16% 24,000 इंटू 6/12, 6/12 बोलो सर 1200 1200। ओके, क्योंकि ये बॉन्ड्स राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के हैं तो इस पर ग्रॉसअप करें, 1200 इंटू 100/90, सॉरी 90/100, 90/100, सर 1080 ये 1080, ये नेट अमाउंट है और ये ग्रॉस अमाउंट है। हाउसिंग बोर्ड के जो TDS होने के बाद पैसा मिला है, अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा फिगर लिख रहा हूँ क्योंकि वर्किंग नोट आपके आप सामने आ गया। तो 1200 तो इनकम नहीं सर, 1200 की 1080 ग्रॉस अप होगा और 1200 नेट होगा। 1200 ग्रॉस अमाउंट है लिखा हुआ है और नेट अमाउंट होगा 1080। हाँ, उल्टा मत लीजिएगा, ये 90% करना पड़ेगा क्योंकि TDS हो चुका है, इस पर TDS के बाद पैसा मिला है हाउसिंग बोर्ड को, हाउसिंग बोर्ड से। चलें आगे। यस सर। 7th point, 7th point says 14% bonds महानगर टेलीफोन निगम, महानगर टेलीफोन निगम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बोलिए। नो TDS, सरकारी संस्था है 5,600 रुपये। तो 5,600 ग्रॉस में, 5,600 नेट में। नेक्स्ट मैं इधर ले रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू करें। ये ग्रॉस, ये नेट। 8th point, 20,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू NSC। फिर वर्किंग नोट चलें। ये हटा दूँ पहले वाला वर्किंग नोट। NSC पर बात कर रहे हैं वर्किंग नोट में। ये 8th इशू है, ध्यान रहे, और इस पर 5वें वर्ष का ब्याज लिखिएगा। 100 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 12.11% उपार्जित माना जाता है। इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर, 5वें वर्ष का ब्याज एट द रेट ऑफ 12.11%। और NSC थी 20,000 की, चेक करें 8वें पॉइंट में, 20,000 इंटू 12.11%। बोलिएगा ब्याज। 12 2 11 2 22, 24 24 22, 2422। हाँ सर, यही। ये जाएगा ग्रॉस में।
अब नेट का कॉलम का फिगर देखिएगा। उसने ये कहा है 100 रुपये 5 उसके बाद 12.11 उपार्जित माना जाता है। कहीं मैच्योरिटी के लिए भी उसने कहा था, देखो कहीं, हाँ, राष्ट्रीय परिपक्व होने पर सर 16/6/2019 को, सर नीचे में 16/4/2019 को राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन के परिपक्व होने पर 30,322 रुपये प्राप्त हुए और लगाए थे 20,000। तो 20,000 माइनस 30,322 रुपये, वो हो जाएगी इनकम ब्याज की टोटल। ओके, थर्ड ये हो गया नेट अमाउंट received of NSC on the date of maturity, परिपक्व होने पर, और वो डेट दे रखी 16/4/2019। इस पे कितना प्राप्त हुआ है? 30,322 माइनस अमाउंट डिपॉजिटेड, और वो था 20,000 का खरीदा हुआ था 20,000। अब बोलिए इनका अंतर 10,322 चेक करें, ठीक है। ये मैच्योरिटी पे मिलेगा अमाउंट और ये नेट में जाएगा। ये देखिए एनएससी का कैलकुलेशन। शुद्ध प्राप्ति होगी जिस पर बैंक कमीशन लेगा 30,322 रुपये, पर इनकम होगी 2,722 रुपये। ये देखिए अंतर इनमें। तो एनएससी में ग्रॉस में लिखें 2422 और नेट के कॉलम में लिखें 10,322। इस तरह से। ओके, आइए नेक्स्ट 9th। 12% एमपी गवर्नमेंट लोन, ब्रैकेट में रहेगा नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं, एज, क्योंकि एज इट इज परचेज्ड ऑन 1/9/19 एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि ये 1/9/2019 को खरीदा था और वो भी ब्याज रहित, इसलिए कोई ब्याज नहीं होगा। दोनों कॉलम में डैश लगा दें। क्लियर होगी बात? नाउ कम टू दी टोटल। वो तो कुछ नहीं रहा, देखो हमें बैंक कमीशन लेना है, वो डिडक्शन में जाएगा, और 13% ब्याज जो पत्नी से लिया गया है उसकी कटौती देनी है 2। सर एक ये क्रय विक्रय पर दलाली वगैरह ये नहीं लेते हैं, आपको सब बताया था, इसको नहीं लेते हैं। क्रय विक्रय पर दलाली या कोई भी खर्चा हो उसको नहीं लिया जाएगा। हाँ, यदि आपने क्रय करने के लिए लोन लिया है तो लोन पर दिया गया ब्याज कटौती के रूप में मिलेगा। तो आइए पहले टोटल कर लें दोनों कॉलम का अलग अलग। ग्रॉस टोटल बोलिएगा। सर 17,200 रुपये। किसका? ग्रॉस अप का 17,200 लिख दूँ? यस सर। नेट का टोटल सर आप देखना है होगा 2100, 1700, 1800, हाँ जी, 960, यस, 1000, हाँ जी, 1080, हाँ जी, 560, हाँ 5600, 560 नहीं है, 56, 00,
और 10,322 सर 24,562 24 24,562 लिख दूँ। यस सर। तो सर वापस इसका अमाउंट एक बार चेक करना। 5 किसका चेक कर लो, इसका करना। का ना ये तो सही, ठीक है ना, 24,562। चलो देख लेंगे। लेस डिडक्शंस, पहला डिडक्शन फर्स्ट, बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 2% बोल रहा है ये, 2% इंटू 24,562 बोलिएगा। 149 सॉरी 491 है सर। 491 और 24 है पर तो हटा दीजिए उसे, कोई बात नहीं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये का ऋण लिया है 13%, 10,000 इंटू 13%, और ये ऋण लिया था 1 सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का, इंटू 7/12 बोलिए। सर 159 सॉरी 759 759 758 करो सर, 0.333 नहीं 8 करो फिर, 758 दोनों का टोटल किया 1249 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में। इसे लेस करें ग्रॉस के कॉलम में से 1249 यस सर और टैक्सेबल इनकम बोलें माइनस टैक्सेबल इनकम 15,960 960 ना, ये बोल रहा 15,951 960 ही कह रहा है। 1250 माइनस करेंगे तो ये आएगा सर 17,200 में से लेस किया 1250 तो आया 15,960। 15,960 तो 9 रुपये का फ़र्क कैसे आ गया? चलो होगा, कोई बात नहीं। तो पॉइंट में चलता है ना सर। चलिए ये अमाउंट आपके होगा। 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 4 जाएंगे 5, 11 2 जाएगा 9, 15,951 आ रहा है एग्जैक्ट भाई, मेरी कैलकुलेशन से चेक कैसे आ रहा है आपका देखो। 17,200 माइनस 1249 सॉरी सर तो फिर मैंने 1250 कर दिया ना। ना 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 1249 1250 पे कर देते, 1 रुपये का अंतर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 9 का अंतर थोड़ी है, 9 का डिफरेंस आ रहा था आपके पहले। 9 चेकअप, हो गया सर। ये एग्जैक्ट उत्तर हुआ। नाउ विद दिस द एंटायर टॉपिक इज ओवर। वी हैव टेकन अप ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसकी सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। With this topic is over and this session is over. I wish you good luck and thank you.